सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स। आपको स्वागत है वृषभ अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल चैनल पे, जहाँ पे आपको पूरा कंटेंट मिलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर और साथ ही साथ पूरा पीसीएम के ऊपर और स्टैटिस्टिक्स WBCH जैसी बोर्ड्स के ऊपर। यहाँ पे जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो आता है वो क्लास 11th के अंदर आता है और क्लास 11th में जो फिज़िक्स होता है उसके अंदर आता है। और ये बेसिकली जो लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग WBJ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है। तो इसके अंदर एक्चुअली फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स है टॉपिक का नाम। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक्चुअली होता क्या है, अगर हम स्टार्ट करने वाले हैं तो फ्लूइड होता क्या है। तो पहले हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ फ्लूइड। तो फ्लूइड होता क्या है। अब फ्लूइड आप अगर थोड़ा सा सोचोगे तो फ्लूइड मतलब क्या होता है, तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ फ्लूइड। तो फ्लूइड होता क्या है एक्चुअली। तो एवरीथिंग जो भी हमारे आसपास में, सराउंडिंग में, विसिनिटी पे जो भी चीज़ फ्लो करता है, कोई भी चीज़ अगर फ्लो कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे फ्लूइड। ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि फ्लूइड मतलब होता है वाटर या कुछ ऑयल। तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्लूइड वही चीज़ होगा जो फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि द substances which can flow is called fluid। तो जो भी चीज़ फ्लो कर सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है। अभी जो फ्लूइड है इसका हम मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में हम धीरे धीरे आगे जानने वाले हैं। तो बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि फ्लूइड मतलब होता है कि जो भी चीज़ फ्लो कर सकता है। अब बात आता है क्या जो भी चीज़ फ्लो करेगा, जैसे अगर कोई भी लिक्विड है, क्या वो तो इजीली फ्लो कर सकता है, वो ऑब्वियसली फ्लो कर सकता है। तो क्या वो फ्लूइड होगा? बिल्कुल होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल आने वाला है आने वाले दिनों में, कि जो फ्लूइड होता है ना, जो गैसेस होता है, ऑल गैसेस, ये भी एक्चुअली फ्लूइड होता है। क्योंकि फ्लूइड का जो भी डेफिनेशन है उसी हिसाब से क्या बोल रहा है कि जो भी फ्लो होता है, तो ये गैस भी क्या होता है, फ्लो हो सकता है। गैस का जो भी पार्टिकल्स है वो फ्लो कर सकता है। ठीक है। कुछ मान लो ऐसा गैसेस है तो ये क्या कर सकता है, अगर हम इस बैरियर को हटा दें तो ये फ्लो कर सकता है, इट कैन फ्लो। तो इस हिसाब से जो गैसेस है वो भी फ्लूइड के अंदर आता है। सो हम गैसेस को भी फ्लूइड बोल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जो भी लिक्विड्स होते हैं वो भी फ्लूइड होता है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल फॉर फ्लूइड। फ्लूइड एक्चुअली क्या क्या होता है, तो दिस इज़ एक्चुअली फ्लूइड। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकता है। तो जो भी आप ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ फ्लो कर सकता है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखने वाले हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमें एक्चुअली क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उसके अंदर क्या आता है एक्चुअली, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इसका एक्चुअली 2 पार्ट है। ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स कंसिस्ट 2 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स। जब फ्लूइड स्टैग्नेंट होगा, जब वो फ्लो नहीं कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर सकता है बट उसका एक जो सिचुएशन है कि जब वो फ्लो नहीं कर रहा है, किसी भी जगह पे स्टैग्नेंट किया गया है, उसको जमा के रखा गया है। और तब हम अगर उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसका मैकेनिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं, उसका मैकेनिक्स अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है।
तो लिखिएगा फ्लूइड इज एट रेस्ट। अब रेस्ट जो होगा, अब ये हमें बिल्कुल ये पता है कि इट इज़ ऑब्वियस कि जो रेस्ट जो है और मोशन है ये पूरा क्या है, रिलेटिव चीज़ है। तो जब ये मोशन में रहेगा फ्लूइड, तब ये किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फ्लूइड इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर। सो अगर कंटेनर के ऊपर हम बात करते हैं, मतलब हमारे अंदर जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर कंटेनर है और कंटेनर के अंदर फ्लूइड है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंटेनर के रेस्पेक्ट में अगर फ्लूइड को देखें, हालांकि वो देखना भी चाहिए क्योंकि उसी हिसाब से हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि किसी का रेस्पेक्ट में हमें तो चलना पड़ेगा। तो हम फ्लूइड जो है वो मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर जो भी कंटेनर है उसको एज ए सिस्टम रेफरेंस फ्रेम मान के उसको अगर हम देखें तो हमारे अगर फ्लूइड आपके पास रेस्ट में है, स्टैग्नेंट है, तो अगर ये स्टैग्नेंट है, रेस्ट पे है, तो हम क्या करेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स का चर्चा करेंगे। उसी के ऊपर, उसी के अंदर आएगा ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट आता है आपका फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स क्या है? फ्लूइड अब वही सेम है। डायनामिक्स मतलब हमें समझ में आता है कि डायनामिक्स मतलब क्या है, वो रेस्ट में नहीं है, वो मूव कर रहा है। यहाँ पे स्टैटिक्स का मतलब क्या है, रेस्ट में है। स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्टैटिक्स मतलब है रेस्ट में, और डायनामिक्स मतलब मोशन में। सो जब फ्लूइड इज एट मोशन विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर, कंटेनर के रेस्पेक्ट में अगर फ्लूइड मोशन में है तब हम उसको बोलेंगे फ्लूइड डायनामिक्स, क्योंकि जो भी हमारे सिस्टम है उसी के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे सिस्टम है कंटेनर, तो उसी के रेस्पेक्ट में अगर फ्लूइड स्टैग्नेंट है, रेस्ट पे है, तो उसको हम फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर डालेंगे। अगर उस कंटेनर के रेस्पेक्ट में फ्लूइड मोशन पे है, जैसे यहाँ पे कंटेनर मतलब जो भी चीज़ कंटेनर मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा ही बीकर होगा, ऐसा भी हो सकता है, पाइप हो सकता है। तो पाइप के अंदर अगर फ्लूइड ऐसे तरीके से मूव कर रहा है तो ये कंटेनर है, दिस इज़ कंसिडर्ड एज कंटेनर है, और उसके बाद यहाँ पे फ्लो हो रहा है ऑफ फ्लूइड। तो ये भी जो भी स्टडी है ये हमारे क्या होगा, फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर आ जाएगा। दिस कंसिस्ट इन फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर इस तरीके का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। इसको लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। अब हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज़ जो आपके ध्यान में रखना चाहिए, कुछ बेसिक मतलब प्रॉपर्टीज़ है, इंट्रोडक्टरी प्रॉपर्टीज़ जो आपका मतलब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड, इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आता है वो आता है डेंसिटी। डेंसिटी होता है, अब डेंसिटी क्या है हम सब जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये जो मास अपॉन वॉल्यूम है ये हम जब छोटे थे तब हम बोलते थे, अभी हम नहीं बोलेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, अभी हम कुछ और बोलेंगे। मतलब हम थोड़ा सा अंदर जाके देखेंगे, थोड़ा सा मतलब हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा जनरलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड होना चाहिए। बेसिकली हम बोल रहे हैं
कि हम मास अपॉन वॉल्यूम ब्रॉडली बोल रहे हैं, लेकिन उसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे और इसको हम एक्चुअली रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो रो होगा यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा वी टेंड्स टू 0 डेल्टा एम डिवाइडेड बाई डेल्टा वी। दिस इज़ नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। बट ये जो लिमिट लगाया गया है ये क्यों है? क्योंकि जब डेल्टा वी इज़ वेरी स्मॉल हेयर, मतलब अगर हम यहाँ पे पाइप कंसिडर करें तो डेल्टा वी मतलब मान लो यहाँ का जो वॉल्यूम है, मान लो इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है कुछ इस तरीके से। लेट सपोज कि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे वॉल्यूम V1 है और यहाँ पे अगर वॉल्यूम V2 है तो ये एक ब्रॉड चेंज है। दिस इज़ अ ब्रॉड चेंज। वी कैन मतलब वी कैन विजुअलाइज फ्रॉम दिस पोजीशन कि यहाँ पे एक ब्रॉड चेंज है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके की चेंज मान लें, जस्ट ये V1 है और ये V2 है, तो दिस इज़ एक्चुअली हेयर रिप्रेजेंट्स दिस लिमिट, एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दिस केस कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉल चेंज के लिए बात किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब जनरलाइज्ड व्यू है कि अगर हम इसको कंसिडर करें तो इससे हम इसको छोटा नहीं कर सकते। इसके और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें मतलब एनालाइज नहीं करना पड़ेगा जब हम इतना ज़्यादा पास लेके स्टार्ट करेंगे डेंसिटी, कोई भी एक प्रॉपर्टी स्टडी जब हम करेंगे, तब अगर हम इतना ज़्यादा करीब लेंगे, इतना ज़्यादा मतलब एक्यूरेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमें एक्चुअल रिजल्ट पता चलेगा। अगर थोड़ा सा छोटा सा भी चेंज है तो वो हमें पता चल जाएगा। बेसिकली यही नीड है, यही एक्चुअली बेसिकली आपके पास आपका जो मतलब एम है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम इतना पास क्यों ले रहे हैं। इतना दूर भी तो ले सकते थे, लेकिन ये जो चेंज है ये हमें दिख रहा है। लेकिन जो चेंज बहुत छोटा होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा छोटा चेंज है डेल्टा वी के ऊपर डेल्टा एम का, तो उस केस में हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, तब भी हम डेंसिटी कवर कर सकते हैं। तो उसको डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dm डिवाइडेड बाई dv। बेसिकली जब ये चेंज छोटा है तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, dm डिवाइडेड बाई dv। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली आपको क्या मिल रहा है कि रो इक्वल टू dm डिवाइडेड बाई dv। तो यहाँ पे अगर आप जस्ट dv को ऊपर ले लो तो क्या होगा, रो dv इक्वल टू dm। अब बोथ साइड अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपके पास इधर क्या मिल जाएगा, इधर आपके पास मास मिल जाएगा, इधर आपके पास रो dv है, और उसका अगर करोगे लगातार बेसिस पे तो आपके पास मास मिल जाएगा। जो भी हो, ये एक्सप्रेशन इसलिए ही यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि ये बहुत आगे काम आ जाता है। रो dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये काम आ जाता है बहुत जगह पे, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी का। तो दिस इज़ टॉपिक डेंसिटी। मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक टॉपिक को। उसके बाद आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज़ ए रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव मतलब रिलेटिव चीज़ है। अब इसका अगर हम जो सिनोनिम या आप ऐसा बोल सकते हो, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये बहुत काम आने वाला है आपको आने वाले दिनों में। सो यू शुड नो दिस टर्म स्पेसिफिक ग्रेविटी। यू कैन एक्सप्रेस दिस लाइक कैपिटल S। सो S इक्वल टू हो जाएगा आपके पास पर्टिकुलर जो आप रिलेटिव डेंसिटी जिस पर्टिकुलर फ्लूइड का निकालना चाहते हो, उस फ्लूइड का यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा, और नीचे रहता है रो W मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रेशर की।
बेसिक सा टर्म है, आपको आई थिंक पता होगा। प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर होता क्या है? बेसिकली नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है कोई भी एक सरफेस पे, जैसा ऐसा सरफेस है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, जो भी है, अगर ये सरफेस S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, तो जो नॉर्मलाइज्ड फोर्स लग रहा है इस पर, ठीक है, जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, कोई भी फोर्स लग रहा है उसका जो कंपोनेंट नॉर्मल टू द सरफेस है, उस पर्टिकुलर नॉर्मल डिवाइडेड बाय दिस सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे ये वाला मान लो नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मलाइज्ड फोर्स है, कुछ भी उसका मतलब F कुछ ऐसा भी लग सकता है, दिस कैन बी F, बट इसका जो कंपोनेंट है ये थीटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F cos थीटा, नॉर्मल वाला। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट है, जो नॉर्मलाइज्ड कंपोनेंट है ऑन दिस सरफेस, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को लेना पड़ेगा। ज़रूरत नहीं है इस फोर्स की, सिर्फ नॉर्मल टू द सरफेस का जो कंपोनेंट है उस पर्टिकुलर फोर्स का या फोर्सेस का, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये वाला नॉर्मल है, तो इस डायरेक्शन पे जो भी कंपोनेंट है उसको हम कंसिडर करेंगे। जैसे इस डायरेक्शन पे जो भी कंपोनेंट है उसको हम कंसिडर करेंगे। जैसे इस डायरेक्शन पे जो भी कंपोनेंट है उसको हम कंसिडर करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप लिखिएगा, जो इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू होता है F परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एरिया। दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे F cos थीटा है, यहाँ पे S1 है, तो यहाँ पे जो P होगा P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F cos थीटा डिवाइडेड बाई S1। तो इस तरीके से हम प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ। बेसिकली ऐसा मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो भी। तो अगर आपको प्रेशर निकालना है, आपके पास दिया गया है, नहीं आपके पास प्रेशर दिया गया है, P ATM पे दिया गया है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर। आपको बोला जा रहा है कि फोर्स कितना होगा। अब हो सकता है कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूला आपका डायरेक्ट प्रेशर नापने के लिए काम ना आए, हो सकता है फोर्स नापने के लिए आ जाए, क्योंकि आपको प्रेशर पता है, एरिया पता है, तो आप इजीली फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो ये भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है कि आपको हो सकता है कि फोर्स निकालना पड़ रहा है, नॉर्मलाइज्ड फोर्स, ऑब्वियसली नॉर्मल टू द सरफेस, वो वाला फोर्स निकालना पड़ रहा है। तो इससे आपको कैसे निकाल सकते हो, आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ए परपेंडिकुलर इक्वल टू P इंटू ए, तो इससे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे अगर रखोगे कितना आएगा, यहाँ पे बेसिकली F इक्वल्स टू आपके पास PA है, दिस इज द फॉर्मूला। P रखोगे तो 1.01 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये है 10 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कट गया, तो आपके पास कितना आ गया, 10.1 इंटू 10⁵ न्यूटन। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, बट ठीक है, जो लोग भी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं इस ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए अब कुछ बेसिक सा डिटेल्स जान लेते हैं रिगार्डिंग दिस प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ, आप सही सुन रहे हो, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों है प्रेशर स्केलर क्वांटिटी? आप अगर थोड़ा सा देखोगे कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ये थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि जो फोर्स लग रहा है, बेसिकली जो फोर्स हम कंसिडर कर रहे हैं
ये तो नॉर्मलाइज्ड है और एरिया भी नॉर्मल टू द सरफेस होता है। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा है या आप बोल सकते हो कॉस फाई है, जहाँ पे फाई क्या है, फाई है आपके जो एंगल बिटवीन फोर्स एंड सरफेस, वो कितना होगा यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 0 होगा, सॉरी फाई इक्वल टू 0 होगा फॉर एनी केस when you are just considering this pressure, when you are just considering pressure in every situation you will face this phi as 0 because we are considering for pressure just normal component या आप बोल सकते हो just the component of the force या forces which is or which are normal to the surface. So if we have multiple forces and we are considering only normal forces, then if we add the all forces we will have a force, a net force, but definitely it's obvious the direction of also of this particular net force will be perpendicular to the surface, and if the perpendicular of the surface only force is considered and is just coming the perpendicular forces along this surface, then you always face this phi as 0 because we know the area vector. ठीक है, एरिया क्या है, एरिया एक्चुअली स्केलर नहीं है, बहुत लोगों को आई थिंक पता नहीं है, क्लास 12 में जाके आपको पता चलता है कि जो एरिया होता है ना इट्स अ वेक्टर। एरिया जो वेक्टर होता है, वेक्टर मतलब इसका क्या होगा, इसका आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो आपको पता ही है, दिया रहेगा, लेकिन डायरेक्शन बोला नहीं जाता है, ये स्यूडो रहता है। तो एक्चुअली इसका एरिया का जो भी डायरेक्शन होता है, एनी एरिया, कोई भी एरिया है तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा होगा परपेंडिकुलर दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। और फॉर प्रेशर हम उस पर्टिकुलर फोर्स का परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट ही तो ले रहे हैं, वो वाला नॉर्मल जो फोर्सेस ही तो ले रहे हैं। तो उस केस में अगर कुछ फोर्स ऐसा है या ऐसा है, यहाँ पे एक ही लाइन पे पड़ रहा है, तो फाई क्या होगा, 0 होगा, ये 180 होगा। तो यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि 2 वेक्टर है और 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से ही एक स्केलर आता है, तो ये स्केलर मान लो P है और कोई भी 2 डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, कोई भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पे F बाई A है, हालांकि यहाँ पे बाई है, बट मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि ये दोनों के अंदर जो भी अगर डॉट प्रोडक्ट का भी अगर कोई बात आ रहा है, ठीक है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये है एक्चुअली फंडा कि यहाँ पे कोई कंसिडरेशन ही नहीं बन रहा है कि P यहाँ पे वेक्टर होगा, किसी का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों का ही जो डायरेक्शन है वो एक ही दिग में पड़ रहा है, फाई 0 और 180 आ रहा है। सो यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ एंगल की बात होगा, और एंगल की बात होगा तभी P जो है वो वेक्टर की कंसिडरेशन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एंगल का कोई बात ही नहीं है, तो P कभी भी वेक्टर हो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो P इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, फोर्स ड्यू टू प्रेशर। फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन ध्यान से आप पहले एक बार और पढ़ लीजिए। फोर्स ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, आई रिपीट, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ऑड सुनाई दे रहा होगा, बट अगर ऐसा क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि फोर्स ड्यू टू प्रेशर, तो आपको हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स पे लिखना पड़ेगा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। कोई भी एक मान लो ऐसा गैस बीकर है, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके अंदर बहुत सारा ऐसे क्या है, मूविंग पार्टिकल है। तो गैस है तो वो क्या कर रहा है, ब्राउनियन मोशन कर रहा है, इधर उधर जा रहा है। अब ये एक मान लो पार्टिकल यहाँ पे आके यहाँ पे टकरा गया, फिर वापस गया, तो ये जो टकरा के वापस जा रहा है ये क्या दे रहा है, उस पर्टिकुलर बीकर के वॉल पे वो वाला पार्टिकल, गैस पार्टिकल इज अप्लाइंग फोर्स, बट दिस फोर्स इज ड्यू टू प्रेशर।
मीन्स when is gas particle is applying a force on a gas beaker's wall, it is an example of this condition. This phrase that is nothing but force due to pressure. ठीक है, तो force due to pressure जो वर्ड है ये इसका एग्जाम्पल इस तरीके की होता है कि जहाँ पे गैस क्या कर रहा है, गैस बीकर कोई भी कुछ हो सकता है और भी एग्जाम्पल हो सकता है, बट मैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक गैस पार्टिकल क्या कर रहा है, वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये जो फोर्स है ये ड्यू टू प्रेशर है। और ड्यू टू प्रेशर है मतलब क्या है, इट इज़ परपेंडिकुलर, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वॉल ऑफ सरफेस। हियर इट इज़ द गैस बीकर। सो गैस बीकर का जो वॉल है उसका जस्ट परपेंडिकुलर गैस जो है, गैस जो बन रहा है पार्टिकल, वो फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये हो गया। एंड एक और लिखना पड़ेगा, इस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये भी लिख दीजिएगा, टू द सरफेस एरिया। एंड एक और चीज़ कि फोर्स इज ऑलवेज पुशिंग इन नेचर, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फोर्स इज ऑलवेज पुशिंग इन नेचर। फोर्स को आपको हमेशा, आप जब फोर्स को देखोगे कभी भी नहीं दिखेगा कि ये एक पुल नेचर है, पुल कर रहा है, नहीं, फोर्स इज ऑलवेज पुशिंग इन नेचर। ठीक है, बहुत सारा कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे समझाने की कोशिश किया। फिर से मैं एक बार रिकैप देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा। जो भी मैं बताया इस पर्टिकुलर सेशन में मैं एक्सप्लेन किया कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो कैसे स्टार्ट होता है, फ्लूइड से स्टार्ट होता है। व्हाट इज़ फ्लूइड? जो भी चीज़ दुनिया में, जो भी सब्सटेंस फ्लो कर रहा है, फ्लो करता है, उस सब्सटेंस को हम बोल सकते हैं फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड है इसका जो फिजिक्स है, इसका फिजिक्स को हम बोलते हैं, फ्लूइड का फिजिक्स इज़ कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है फ्लूइड स्टैटिक्स, जब हमारे रेफरेंस फ्रेम जो हम कंटेनर मानते हैं, कंटेनर, पाइप, जो भी मतलब पाइप इज़ ऑल्सो अ कंटेनर, तो कंटेनर से जो भी आपका उसके अंदर फ्लो है, फ्लूइड है एक्चुअली, उस पर्टिकुलर कंटेनर के रेस्पेक्ट में अगर वो फ्लूइड अगर स्टैटिक है, मतलब स्टेशनरी है, तो उस केस में हम फ्लूइड स्टैटिक्स को स्टडी करते हैं। और जब वो फ्लो कर रहा है, जब वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तब हम क्या करते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स का स्टडी करते हैं। दो केस हो गया। अब उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किए। बेसिक प्रॉपर्टीज़ होता है डेंसिटी। अब डेंसिटी के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, जो जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम बहुत करीब करीब हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट डेल्टा V टेंड्स टू 0 है। वहाँ पे मैं लिखा था, आपको दिखाया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जैसा होता है मास बाई वॉल्यूम, वो तो होता ही है, हमें पता है कि वो होता है डेंसिटी। और डेंसिटी को आप रो से रिप्रेजेंट करते हो, बहुत लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी फॉर डेंसिटी, ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम बात किए, वो था स्पेसिफिक ग्रेविटी, और हम इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी फ्लूइड का रिलेटिव डेंसिटी किसके रिलेटेड होता है, किसके रिलेटिव होता है, वाटर का रिलेटिव होता है। लेकिन वाटर का जो डेंसिटी है वो कंसिडर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वाटर को हमें डिवाइड करना पड़ता है, डिनोमिनेटर पे रखना पड़ता है। और जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस, जिस पर्टिकुलर फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, उसका रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो उसको ऊपर रखना पड़ता है। ठीक है, फिर बात आया प्रेशर की। प्रेशर क्या है, नॉर्मल टू द, जो भी नॉर्मल है उस नॉर्मल मतलब नॉर्मल टू द सरफेस, उस पर्टिकुलर नॉर्मल के डायरेक्शन पे जो भी फोर्स का कंपोनेंट है उसका नेट फोर्स लिया जाता है, उस अमाउंट को लिया जाता है, अमाउंट ऑफ फोर्स जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सरफेस है, उसको लेके हम कैलकुलेट करते हैं। ये है फॉर्मूला। हम बोलें कि यहाँ से हम फोर्स भी निकाल सकते हैं अगर आपको प्रेशर निकालना होता है तो प्रेशर गिवन होता है, तो प्रेशर गिवन है तो उसका एक एग्जाम्पल भी मैं कराया। और एक 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया प्रेशर के ऊपर कि प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर होने की कोई चांस ही नहीं है भाई। फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया एंड फोर्स इज ऑलवेज पुशिंग इन नेचर। ठीक है, इस चीज़ के साथ हम यहाँ पे साइन ऑफ कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दूँ कि नेक्स्ट सेशंस ऐसा ही रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कंटेंट रिलेटेड वीडियोस
अब मिलता रहेगा और एकदम लेवल का कंटेंट मिलता है। तो क्वेश्चंस भी होगा साथ ही साथ, जहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो जेई नीट या WBJ और या आप क्लास 12 बोर्ड्स के लिए फॉलो कर सकते हो, क्लास 11 या क्लास 12 बोर्ड्स के लिए। हालांकि ये क्लास 11 के अंदर आता है, तो बोर्ड्स के लिए आप देख सकते हो, नहीं तो जेई के लिए देख सकते हो अगर आपको रिवीजन करना है तो, ठीक है। नहीं तो आप नॉर्मल डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही सेशंस मिलता रहेगा। WBJ और जेई का गुरुकुल बैचेस चल रहा है, उसका क्लासेस मैं जल्दी ही लूँगा, ठीक है, बोर्ड में। तो नेक्स्ट वीक में आपको क्लास देखने को मिल जाएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। और बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे मिलता रहता है, काउंसिल रिलेटेड वीडियोस, कॉलेज रिव्यूज़, कॉलेज कट ऑफ्स, स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियोस, ऐसा कंटेंट रिलेटेड वीडियोस और भी बहुत कुछ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा अगर आप नए हो, और बेल आइकन को ऑन और ऑल प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में।